गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट विज्ञान में अपना लेसन नंबर 6 चल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो हमने अब तक की वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करी। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उस रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में हमने ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण व अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन के बाद में हमने रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जाना। जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो दूसरे अभिकारक का क्या होगा, अपचयन होगा। तो ये दोनों जो अभिक्रिया होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती है, संपूरक होती है। तो इसमें एक अभिकारक का तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो दूसरे अभिकारक का क्या होता है, अपचयन होता है। जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया क्या पूर्ण होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के हम एक और क्या है उदाहरण देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में हमने ऑक्सीकारक व अपचायक के बारे में क्या पता लगाया। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, मतलब जो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वह क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन में रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है उसको अपन ने छांटा देखा। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जो साथ साथ चलेंगी उसको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से क्या जाना जाता है। अब बात आती है आपकी और जो भी एग्जाम्पल है रिएक्शन उनमें ऑक्सीकरण में अपचयन का छांटना, ऑक्सीकारक, अपचायक, अपचयित पदार्थ और उपचयित पदार्थ क्या होते हैं इनको और देखा जाता है। तो कुछ स्पेशल नोट्स के रूप में केसेज हैं। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। कुछ ऐसी स्पेशल पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ऑक्सीकरण अंक में क्या होना, वृद्धि होना। वो कह रहा है ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना। आजकल इसका नाम क्या है, पहले संयोजकता के नाम से इसको क्या जाना जाता था, लेकिन ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। वो कह रहा है कि ऑक्सीकरण अंक मतलब ON, उसकी जो ऑक्सीकरण अंक होता है, स्टेट मेजर नंबर होता है, उसके अंक में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो वो ये मतलब किसी पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर में क्या वृद्धि होना, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। और किसी के ऑक्सीकरण अंक में कमी होना, दूसरा किसी ऑक्सीकरण अंक में कमी होना क्या कहलाता है, मतलब किसी ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और उसके ऑक्सीजन अंक में कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो इससे अपन तुलना कर सकते हैं, मतलब उसका जो ऑक्सीकरण अंक होता है संयोजकता के आधार पर इसको वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाएगा, कमी होना अपचयन कहलाता है। एकल जो परमाणु होते हैं, एकल परमाणु, तीसरा पॉइंट याद रखना है, एकल परमाणु। अब एकल परमाणु में सिंगल जो परमाणु होता है वो कोई भी हो सकता है, Al ले लो, Cu ले लो, Zn ले लो, ठीक, Ca ले लो, ये सभी क्या है, एकल परमाणु है। ये सभी क्या है, एकल परमाणु के क्या है उदाहरण है। तथा सब समपरमाणविक अणु आदि का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, एकल परमाणु। वो कह रहा है इस बात को महत्वपूर्ण याद रखना है, एकल जो परमाणु होता है, एकल परमाणु या समपरमाणु का ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो एकल परमाणु Al, Cu, Ca काफी सारे उदाहरण है, आपका ले लो, कॉपर हुआ, क्रोमियम हो गया, इन सब का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, शून्य होता है। तो एकल परमाणु या समपरमाणु एकल परमाणु या समपरमाणु का ऑक्सीकरण अंक, एकल परमाणु या समपरमाणु का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण जो अंक होता है वह सदैव
वह सदैव क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है, वह सदैव शून्य माना जाता है। मतलब जो भी एकल परमाणु होता है या सम परमाणु होता है उसका ऑक्सीकरण अंक क्या माना जाता है, सदैव शून्य माना जाता है, मतलब 0 माना जाता है। अब सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, काबाई कार्बोनेट आयन, ऑक्साइड आयन, इन सब का भी क्या ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जैसे सल्फेट आयन -2, सल्फेट आयन पर जो भी आयन्स होते हैं, चौथा है जो भी आयन होंगे उनका ऑक्सीकरण क्या होता है, उनकी संयोजकता के आधार पर उनको देखा जाता है। जैसे आयन होगा सल्फेट आयन SO4 - 2 हो गया, ये तो सल्फेट आयन। NO3- होगा नाइट्रेट आयन, NO3- क्या होता है, नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन होगा बाई कार्बोनेट आयन, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। ये तो आपका क्या हो गया, सल्फेट आयन। इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। जो होता है वाई कार्बोनेट आयन, वाई कार्बोनेट आयन, वाई कार्बोनेट आयन हुआ H2CO3 माइनस हो गया H2CO3 माइनस, बाई कार्बोनेट आयन हो गया। और जो भी हैलाइड आयन्स होते हैं, हैलाइड आयन, हैलाइड आयन हो जाएगा आपका, हैलाइड को X बोलते हैं, हैलाइड जो आयन्स होते हैं उसको X के नाम से जाता है, HCl, Br और आयोडीन, ये सभी क्या है, हैलाइड आयन है, इनकी संयोजकता -1 होती है। ठीक, तो सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन, हैलाइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड जो आयन होते हैं, ऑक्साइड आयन होता है O-2, ऑक्साइड के O-2, और परऑक्साइड आयन होता है, परऑक्साइड जो आयन होते हैं होता O2-2, O2- हो जाता है 2, परऑक्साइड आयन होता है O2-2। ऑक्सीजन आयन तो क्या हो गया, मतलब वो कह रहा है कि ऑक्सीजन अंक में, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। जब ऑक्सीकरण अंक में कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। एकल परमाणु Al, Cu, Zn, Ca, Cr या जो सम परमाणु होते हैं उसके ऑक्सीकरण का अंक क्या होता है, सदैव शून्य होता है। तो एकल परमाणु या जो सम परमाणु होते हैं उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, सदैव शून्य माना जाता है। अब है आयन, जो भी आयन होंगे, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन, और इन आयन जो होते हैं ये आयन हैलाइड आयन। अब इनका क्या होता है, इनकी संयोजकता के आधार पर इनको क्या अलग इनका ऑक्सीकरण क्या माना जाता है। जैसे सल्फेट आयन होता है उसको -2 ऑक्सीकरण होता है, -1, बाई कार्बोनेट की -1 हुई, और इनकी सबकी -1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि जैसे ऑक्सीकरण में अपचयन छांटना, आपको ऑक्सीकरण में अपचयन छांटना है, रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों का साथ साथ चलते हुए क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे कि एक रिएक्शन है आपकी इसमें कि Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 इसका टू क्या हो जाएगा, ZnSO4 इसका टू ZnSO4। थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 इसका टू क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। अब तुमने देखा होगा, तो एक बात को देखो, जो समूह यौगिक में होता है, वो जो कोई समूह या मतलब कोई तत्व या परमाणु यदि यौगिक में होता है, यौगिक में होगा तो उसकी संयोजकता क्या होगी, उसकी संयोजकता क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब एक बात देखा होगा, उसको होता है जो एकल परमाणु होता है, मतलब एकल परमाणु या सम परमाणु का ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो देखो इसमें जैसे कि ये एकल परमाणु है Zn, इधर क्या है Cu3 क्या है, एकल परमाणु है। तो ये कुछ स्पेशल बॉन्ड है, महत्वपूर्ण तत्व ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में साथ साथ चलते हैं। मतलब एकल जो परमाणु होता है उसका सदैव ऑक्सीकरण जो अंक होता है वह शून्य होता है। तो आपको इस रिएक्शन में पता चल गया होगा कि इसका ऑक्सीकरण Zn का ऑक्सीकरण अंक क्या है, शून्य है। मतलब यहाँ भी इसकी संख्या क्या होगी, शून्य होगी। तो अपन ये शो करते हैं, मतलब अपने मन के अंदर इसको रखते हैं कि इसकी संख्या क्या है, यहाँ शून्य है, 0, इसकी संख्या क्या शून्य है। अब Zn का मैं कह रहा हूँ, Zn का ZnSO4 में क्या हो रहा है,
इसके आधार पर देखना है ऑक्सीजन अणु में वृद्धि होना। अब 0 से इसकी ऑक्सीजन अणु में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ Zn की संख्या कितनी मानी गई है, 2 मानी गई है। ठीक, यौगिक में क्या है, यौगिक में समूह में तो संयुक्त का क्या बदल, इसके ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, बदल जाता है। अब मैं कह रहा हूँ उस नियम के अनुसार ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो यहाँ इसकी वैलेंसी कितनी थी, 0 थी, यहाँ कितनी हो गई 2, तो 0 से 2 बढ़ा तो ये क्या कहलाया, Zn का ZnSO4 में क्या हो गया, ऑक्सीकरण होगा। Zn का ZnSO4 में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। अब CuSO4 का बात आ रही है, CuSO4 का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन कैसे का दर्ज देगा कि ऑक्सीजन अंक में क्या आ रही है, कमी आ रही है। यहाँ इसकी ऑक्सीजन अंक में क्या है, +2 है, यहाँ क्या है हमारे 0 हो गई, इसकी क्या हो गई 0। तो ऑक्सीजन अंक में कमी होना क्या कहलाता है, Cu+2 का Cu में क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक, मतलब Zn का इधर तो Zn का ऑक्सीजन अंक में क्या हुई, वृद्धि हुई, यहाँ Cu+2 का Cu में क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक, और ऑक्सीजन अंक में क्या आई, कमी आई। तो इसके आधार पर हम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का ये क्या उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण क्यों है, क्योंकि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्या साथ साथ चलते हैं। अगर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों जब साथ साथ चलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो मेन जो 3 तथ्य 4-5 जो तथ्य आपको इसमें छांटने हैं, ऑक्सीकरण अंक के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन को समझाना होता है। तो एकल जो परमाणु होता है उसकी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। एकल जो परमाणु होता है उसकी संयोजकता हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब हमने देखा कि Zn जो है सिंगल एकल परमाणु है उसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। अब Zn का ZnSO4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि उसके ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब CuSO4 का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो उसके अंक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इस प्रकार से अपन क्या आसानी से इसको पहचान सकते हैं। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो सिंगल परमाणु होते हैं उसका ऑक्सीकरण का हमेशा 0 होगा। तो यहाँ से उधर की ओर बढ़ेगी संयोजकता, तो ऑक्सीजन में वृद्धि होना, इसके आधार पर इसको देखा जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं अपन इसका कि Fe2O3 दूसरा उदाहरण है। इन उदाहरणों का आधार पर अपन की क्या प्रैक्टिस होती है, तभी इसको क्या समझ में आएगा। Fe2O3 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या बनता है Fe2O3। कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है इसमें कार्बन एक अपचायक की तरह क्या करता है, काम करता है। ये अपचायक की तरह क्या काम करेगा, आपने उस रिएक्शन में देखा नहीं, उस रिएक्शन में एक चीज़ बोली थी, Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। तो अपन ने कहा इसका इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और इसका इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक, अब बात ये आ रही है कि देखो अब अपचायक और क्या छांटने हैं अपन को, ऑक्सीकरण छांटने हैं। ये आपने देखा होगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, वो ये क्या रहता है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वह तो क्या कहलाता है, अपचायक। लोग क्या कहलाता है, अपचायक। जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, वह तो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो तो अपचायक कहलाता है। अर्थात ये भी चीज संख्या ध्यान रखनी है, उसके ऑक्सीकरण स्टेट में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब CuSO4 मतलब और ये ऑक्सीकरण अपचयन में क्या होगा, अपचयन ये अपचायक ऑक्सीकारक कहलाएगा। उसके ऑक्सीकरण में क्या होती है, कमी होती है, ऑक्सीकरण में कमी होती है। तो देखो ऑक्सीकरण में जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है वह उसके ऑक्सीकरण में क्या होगी, वृद्धि होगी, वह क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। तो Zn का ZnSO4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो किसका हो रहा है, Zn में तो हो रहा है, ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिसका जिसमें होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। तो Zn यहाँ क्या है, अपचायक का क्या कार्य करता है। ठीक, ये तो अपचायक होगा। Zn किसमें हुआ, ZnSO4 में क्या हुआ, उपचयित हुआ। ये कौन सा पदार्थ है, ZnSO4 उपचयित पदार्थ।
उपचयित पदार्थ, और CuSO4 का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये कौन सा पदार्थ है, ये आपका हुआ है ऑक्सीकारक पदार्थ। तो एक चीज निकालना आ जाएगा तो दूसरा संख्या आप सीख जाते हैं। तो ये कौन सा है, Cu कौन सा पदार्थ है, अपचयित पदार्थ। तो एक आसान क्रिया में अपन क्या चार चीजों को देख सकते हैं, ऑक्सीकारक, अपचायक, अपचयित पदार्थ और उपचयित पदार्थ के बारे में पढ़ सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, Fe2O3। Fe2O3 दूसरा है Fe2O3, और नीचे लिख लेते हैं इसको। Fe2O3 प्लस CO इक्वल टू Fe प्लस CO2। पहले तो देखो समीकरण संतुलित है कि नहीं। यहाँ Fe के परमाणु कितने हैं, 2 हैं। वहाँ कितने परमाणु है Fe के, और Fe के सिंगल परमाणु है। तो अपन इसके आगे 2 लगाए। यहाँ Fe का परमाणु कितना है, 2 है। यहाँ Fe का परमाणु कितना है, 1 है। 2 लगाओ, ठीक। अब ये तो हो गई, समझ हो गया। लेकिन बात आ रही है ऑक्सीजन की। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 3 और 1 4 हो गई। तो यहाँ क्या लगाओ, तो 2 3 6 हो जाएगा। 3 लगाएंगे तो 3 दूनी 6। तो बात है यहाँ क्या लगाओ, 2। यहाँ पर यदि अपन ने ऑक्सीजन के लिए यहाँ 2 लगाया, तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 दूनी 4, मान लो कार्बन हो गया ये। तो यहाँ क्या लगाया अपन ने, 2। अब ऑक्सीजन की गड़बड़ बैलेंस क्या हो गई, गड़बड़ा गई। तो यहाँ 2 लगाने के बाद यदि अपन यहाँ जो ऑक्सीजन कितनी है, 2, यहाँ कितनी है 4, ठीक। अब यहाँ 3 लगाया, तो 3 और 3 6 हो गए। अब इधर 3 लगा दिया, 3 दूनी 6 हो गई और 3 आ गई। ये समझ। अब इस रिएक्शन में Fe2O3 को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है। ये क्या, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब बात आ रही है इसमें किसका किसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका किसमें अपचयन हो रहा है। तो बात आ रही है इस CO का CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। मैंने कहा इस कार्बन मोनोऑक्साइड का CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ऑक्सीकरण हो रहा है तो आपको ये बात ध्यान आने आवश्यक है कि उसके ऑक्सीकरण अंग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण अंग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ कार्बन की जो संयोजकता होती है वह +2 से लेकर यहाँ क्या होगी, +4 होगी। मतलब जो कार्बन परमाणु है यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, यहाँ जो 3C है, मतलब यहाँ जो कार्बन है वहाँ +2 से लेकर यहाँ +4 में क्या हो रही है, उसके ऑक्सीकरण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब Fe2O3 का Fe में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो Fe2O3 का Fe2O3, अब बात आपने देखा होगा, मैंने कहा Fe2O3 की ऑक्सीकरण की यहाँ कितनी हुई, +3 है। अब +3 से यहाँ एक परमाणु कितनी हुई, 0 हुई। अब तुम कहोगे साहब Fe की +3 कैसे हुई, तो देखो Fe +3 होता है, एक होता है -2, तो क्या बनता है आपका Fe2O3 बना। Fe2O3 बना, तो Fe की जरूरत कितनी हुई, तो Fe2O3 में Fe जो परमाणु होता है उसकी संख्या +3 से, तो Fe2O का Fe में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। Fe2O3 का Fe में क्या अपचयन हो रहा है, अपचयन होता है, उसके ऑक्सीकरण में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीकरण में क्या हो रही है, कमी। तो इसके आधार पर अपन क्या ऑक्सीकरण में अपचयन को देख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में। अब यहाँ +3 से लेकर +0 हो रही है, तो ये क्या अपचयन। अब बात आ रही है कि ऑक्सीकारक और अपचायक कौन से पदार्थ होते हैं, मतलब जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वह पदार्थ ऑक्सीकरण होता है, वह पदार्थ क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। तो ये तो CO क्या है, एक अपचायक की तरह कार्बन के अपचायक की तरह काम करता है। मतलब फेरिक जो ऑक्साइड है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के पास लेकर कार्बन या अपचायक की तरह काम करता है, जिसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो CO क्या है, एक अपचायक की तरह क्या करता है, कार्य करता है। और Fe2O3 क्या है, ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो Fe2O3 क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। इसके अलावा आप देखो
ये तो अपचय हुआ है, मतलब इसका CO का CO2 में हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये कौन सा पदार्थ है, ये आपका होगा उपचयित पदार्थ। इसको बोलते हैं उपचयित पदार्थ। यदि पूछता है तो लिखना है, कुछ नहीं देखना है। अब ये पदार्थ कौन सा है, अपचयित। तो एक पदार्थ तो क्या होगा, उपचयित होगा। तो एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा था वो क्या उपचयित तो होगा। मैं कहूँ CO का CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो CO का किस हो रहा है, CO2 में, वो उपचयित तो हो रहा है ऑक्सीकरण। उपचयित पदार्थ ये हुआ, इसको बोलते हैं उपचयित पदार्थ। ये है आपका अपचयित पदार्थ, ये आपका अपचयित पदार्थ इसको कहते हैं। तो हमने ऑक्सीकरण के आधार पर आज की वीडियो में ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में क्या समझा है। तो सीधी सी बात यही है, जो दूसरे का एवं स्वयं का अपचयन करे वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। एक और परिभाषा निकल के आई इसमें, मतलब जो दूसरे का ऑक्सीकरण एवं स्वयं का अपचयन करे वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो वो कह रहा है कि जो दूसरे का ऑक्सीकरण, जो एक और स्पेशल पॉइंट है, जो दूसरे का वो कह रहा है, जो दूसरे का क्या करे, अपचयन, ऑक्सीकरण, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे एवं स्वयं का मतलब जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे और स्वयं का क्या करे, अपचयन करे, और स्वयं का अपचयन करे। मतलब वो कहा जो दूसरे का तो ऑक्सीकरण करे, दूसरे का क्या करे, ऑक्सीकरण करे, और स्वयं का क्या हो, उसमें अपचयन हो, तो वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। मतलब वो कह रहा है जो दूसरे का क्या करे, ऑक्सीकरण करे, दूसरे का तो ऑक्सीकरण करे और स्वयं का क्या हो, उसमें अपचयन हो, वह कहलाता है आपका ऑक्सीकारक कहलाता है। वह आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाता है, वह ऑक्सीकारक कहलाता है। समझो जैसे कि मैंने कहा, जो दूसरे का तो क्या करे, ऑक्सीकरण करे, और स्वयं का क्या हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है। मतलब इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जो दूसरे का क्या करे, ऑक्सीकरण करे, और स्वयं का क्या अपचयन हो, तो वह क्या कहलाएगा, मतलब स्वयं का तो क्या अपचयन होता है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक। अब दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, जो दूसरे का अपचयन करे और स्वयं का क्या हो, ऑक्सीकरण हो, वह ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक। इसके आधार पर उपरोक्त अभिक्रिया में CO की उपस्थिति में जो Fe2O का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ CO क्या है, अपचय की तरह कार्य करता है। मतलब जो उपरोक्त जो अभिक्रिया होती है, यहाँ CO की उपस्थिति में, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, वह एक अपचय की तरह कार्य करती है। तो Fe2CO की उपस्थिति में इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। Fe2O3 का Fe में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ CO एक अपचय की तरह क्या कार्य करता है, वो जल्दी से एक ऑक्साइड का Fe में क्या करा देता है, अपचयन करा देता है। इस प्रकार से क्या है, Fe2O3 क्या है, ऑक्सीकारक है, और CO क्या है, अपचय की तरह कार्य करता है। तो आज की वीडियो में हमने ऑक्सीकरण अणु के वृद्धि और कमी के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को समझा और रिडॉक्स अभिक्रिया को जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही है कि ऑक्सीकरण अणु के आधार पर ऑक्सीकरण अणु के आधार पर ऑक्सीकरण में अपचयन को समझा है। रिडॉक्स अभिक्रिया के और भी उदाहरण है, जितनी ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे उसके आधार पर इसको देखा जाएगा। आप तो ऑक्सीकरण अणु के आधार पर देखते हो तो वो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सीधा पड़ता है। एकल परमाणु की संख्या 0 होती है, यौगिक में क्या वो चेंज हो जाएगी, तो इसके आधार पर अपन ऑक्सीकरण अपचयन को देख सकते हैं। थैंक यू।